हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस क्लास को रिकॉर्ड रखा गया है इस वजह से क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है जॉब की वजह से लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए सबको मद्देनज़र देखते हुए हमने क्लास को क्या कर लिया है, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने पार्ट 1 कर लिया था, मतलब पार्ट 1 में मैं अप्रॉक्स 35 तक किया था टॉपिक। आज हम उसके आगे करते हैं। आज लगभग हम 75 टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस, विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको पार्ट 1 में जब आपने पढ़ा होगा तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो चर्चा में है, उसी को हमने क्या किया है, तो अपने नोट्स में शामिल किया है। तो पहला है कि नमामि गंगे कार्यक्रम। क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम। अगर आप देखो इसके विषय में, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2000 कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? 2021 तक गंगा और उसकी सहायक नदी को शुद्ध करना। जब नमामि गंगे कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था 2014 में, तो उस टाइम पे ना ये उद्देश्य रखा गया था कि 2021 तक हम क्या करेंगे, गंगा और जो उसकी सहायक नदी है ना उसको शुद्ध कर लेंगे। लेकिन इसके ना जो आधार लक्ष्य वर्ष है उसको क्या किया गया, बढ़ा के 2026 कर दिया गया। अभी की ये न्यूज़ है। क्या हुआ कि इस कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ा दिया गया। तो इसका शॉर्ट नोट कैसे आप प्रिपेयर करोगे? नमामि गंगे कार्यक्रम 2014, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका? तो लक्ष्य था 2021 तक गंगा और उसकी सहायक नदी को शुद्ध करना। और अब वर्तमान में ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका जो लक्ष्य वर्ष है उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2026 कर दिया गया। अगर आपने इस तरीके से लिख के पढ़ लिया इसको, तो ये आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रह जाएगा। आइए दूसरी न्यूज़ को देखते हैं। दूसरा न्यूज़ है हिमालयन वुल्फ। क्या है? हिमालयन वुल्फ के बारे में देखिएगा। तो इसका जो निवास स्थल है वो हिमालय, नेपाल और जो इंडिया है, मतलब हिमालय और तिब्बत के पठार पे क्या है, तो हिमालय वुल्फ का निवास स्थल है। अगर आप इसके विषय में देखो तो भेड़िए की एक उप प्रजाति है। जो हिमालय वुल्फ है ना, वो किसकी उप प्रजाति है, तो भेड़िए की एक उप प्रजाति। आप देखोगे ना इसको तो आपको लुक वाइज भी आपको भेड़िए जैसा ही दिखता है। इसका निवास स्थल कहाँ है, तो भारत और तिब्बत का जो पठार है वहाँ पे आपको इसका निवास स्थल देखने को मिलेगा। घरेलू शिकार की अपेक्षा ये जंगली शिकार को क्या करते हैं, तो प्राथमिकता देता है। मतलब जो हिमालयन वुल्फ है ना, वो क्या करता है, जो घरेलू शिकार है ना उसके कंपैरिजन में ये जो जंगली शिकार है उसको क्या करता है, तो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मैं आप लोग को फिर से एक बार बता दूं कि ये सब पढ़ना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछे तो आप कहीं से भी क्या, मतलब अफसोस ना करो कि हमने ये नहीं पढ़ा था। अगर आप इसका स्टेटस देखो आईयूसीएन में, तो ये रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में सम्मिलित है। कौन? तो हिमालयन वुल्फ। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में ये अनुसूची 1 में क्या किया गया, तो सम्मिलित किया गया। अब पढ़ने का तरीका, जैसे ही इस टॉपिक को खत्म किया मैंने, आप एक बार पॉज लो और उसके बाद क्या करो, इसको रिकॉल कर लो उसी टाइम, क्योंकि बाद का जो होता है ना वो बाद में ही रह जाता है। तो इसको आपको रिकॉल करके फिर तीसरे टॉपिक पे आ जाना है। तीसरा टॉपिक क्या है, ये कुछ नोट्स में मैंने लिखा है, इसको देख लीजिए। DMH11 हाल ही में चर्चा में रहा। DMH11 क्या है, तो इसको देखिए, ये एक सरसों की किस्म है जिसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित ये ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म है। किसने तैयार किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म को तैयार किया गया है, जो क्या है, तो DMH11 है। इस किस्म में दो बाहरी जीन्स बार्नेज और बार्ड स्टार क्या किए हैं, तो को शामिल किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है बाहरी जीन्स में, तो बार्नेज को और बार्ड स्टार को शामिल किया गया है।
इन्हें मिट्टी में पाए जाने वाले बैसिलस एमाइलोलिकेफेशियंस क्या किया गया है, तो नामक जीवाणु से लिया गया। तो इस जीवाणु का भी नाम आप क्या करना, एक बार याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ना पूछ के मान लीजिए चर्चा में था तो बायोलॉजी के सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने 3 न्यूज़ को कंप्लीट किया, हालांकि वो नोट्स में था तो उसको 3 न्यूज़ में काउंट नहीं करेंगे। जहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है ना, वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सा फैक्ट लगा था, उसको मैंने क्या कर दिया, शामिल कर दिया। अब देखिए एक कीवर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कीवर्ड है ओशियन हीट करेंट। ये ओशियन हीट करेंट का मतलब क्या है, 69th में आप देखना क्वेश्चन में एक कीवर्ड पूछ रखा था, ठीक है, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन को, तो इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार हमने कीवर्ड्स को भी क्या किया है, तो शामिल किया है ज्योग्राफी के। तो कीवर्ड क्या है, ओशियन हीट करेंट, मतलब महासागरों द्वारा जो ओशियन है उसके द्वारा जो अवशोषित और जो भंडारित ऊष्मा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओशियन हीट करंट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए कुछ आर्टिकल चर्चा में थे, क्योंकि लगातार सेंटर और स्टेट के बीच में ये मुद्दा काफ़ी विवादित था, चर्चा में था, इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल 246 चर्चा में था। आर्टिकल 246 क्या है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण, क्या है, राज्य का सार्वजनिक ऋण किस आर्टिकल में मेंशन है, जब आप लोग देखिएगा क्लास को तो जरूर वहाँ उस टाइम पे इसको 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा। आर्टिकल 246 में राज्य का सार्वजनिक ऋण के बारे में जिक्र किया गया है, और ये कौन से विषय का है, तो राज्य सूची का विषय है। आर्टिकल 293 का क्लॉज 2 देखिएगा, तो इसमें ये जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को ऋण देने तथा राज्य द्वारा कहीं और से लिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी देने का अधिकार है। फिर से देखिएगा इसको एक बार, आर्टिकल 293 का क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को, ठीक है, को ऋण देने का मतलब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी राज्य को जो ऋण देता है उसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, आर्टिकल 293 के क्लॉज 2 में किया गया है। और राज्य द्वारा कहीं और से लिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी देने का अधिकार किस में शामिल है, तो आर्टिकल 293 की क्लॉज 2 में शामिल है। उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 293 का क्लॉज 3, राज्य को केंद्र सरकार की सहमति के बिना उधार लेने से रोक लगाता है। मतलब आर्टिकल 293 का जो क्लॉज 2 है ना, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना क्या नहीं कर सकती है, तो लोन नहीं ले सकती। लिखा है ना, राज्य को केंद्र सरकार की सहमति के बिना उधार लेने से रोक लगाती है। बहुत ही वीवीआई है, आप इस आर्टिकल को एकदम दिमाग में रखिएगा। आर्टिकल 293 का क्लॉज 3, हमने 3 आर्टिकल पढ़ा, एक बार रिकॉल कीजिएगा। आर्टिकल 246, आर्टिकल 293 का क्लॉज 2 और आर्टिकल 293 का क्लॉज 3। अब देखिए ये एक न्यूज़ थी कि पहले चरण में 3 स्थानों पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए जा रहे हैं। ये 3 जगह है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मैंगलोर और पादूर जो कि कर्नाटका में है। बस इसको एक बार देख लेना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोड़ के भी नहीं जाना है, एक बार पढ़ लेना ताकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये रहे। दूसरे चरण में कहाँ खुलेगा ये, तो चंडीखोल उड़ीसा पादूर में खुलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखिएगा। क्या है ये न्यूज़, तो ये न्यूज़ है कि 30 मीटर टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में टीएमटी प्रोजेक्ट बोलते हैं, ये जो टीएमटी प्रोजेक्ट है ना, ये 5 देशों का संयुक्त प्रयास है। फिर से देखिए, जो टीएमटी है वो कितने देशों का संयुक्त प्रयास है, तो 5 देशों का, ठीक है। क्या है, टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो है ये 5 देशों का संयुक्त प्रयास है। ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा और जापान। मेरे साथ फिर से बोलिएगा, ये 5 देश कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा और जापान।
और ये इसे कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो हवाई द्वीप समूह के मौना किया में क्या किया जा रहा है, 30 मीटर टेलीस्कोप को, जो 5 देशों का संयुक्त प्रयास है, उनके द्वारा इसे हवाई द्वीप के मौना किया में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ये 5 देश कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा और जापान। अगली न्यूज़ है आकाश एनजी मिसाइल। क्या है, आकाश एनजी मिसाइल। एनजी बोले तो न्यू जनरेशन की मिसाइल। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। देखिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसरो और डीआरडीओ में, तो इसको एकदम क्लियर करके जाइएगा, चाहे कितनी बार भी क्यों ना पढ़ना पड़े, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन गलत होते तो बहुत रिग्रेट फील होता है। तो आकाश एनजी मिसाइल जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वो विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगर आप देखो इसको तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। किससे, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी मिसाइल, तो आकाश एनजी मिसाइल। अत्यधिक तीव्र गति से आने वाले हवाई खतरों को क्या कर सकती है, नष्ट करने में सक्षम है। मतलब अत्यधिक तीव्र गति से बहुत तेज से कोई अगर मिसाइल आ रही है तो उसको खत्म करने में कौन कैपेबल है, तो आकाश एनजी मिसाइल, जिसको विकसित किसने किया है, जिसको विकसित किया है डीआरडीओ ने, और ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर आप इसकी रेंज को देखो तो ये 80 किलोमीटर की क्या है, तो इसकी रेंज है। इसमें AESA बोले तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे जो है मल्टी फंक्शन रडार लगा है। क्या लगा है इसमें, इसमें जो है मल्टी फंक्शन रडार जो है इसमें लगाया गया है। किसमें, आकाश एनजी मिसाइल में, जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया। छठे न्यूज़ पे आते हैं कि अटल सेतु नहावा शेवा से लिंक। क्या है, अटल सेतु नहावा शेवा से लिंक। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जब किसी भी चीज़ का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हो तो वो आपके लिए अपने आप में बहुत ही वीवीआई बन जाता है टॉपिक। तो अटल सेतु नहावा शेवा से लिंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देश का ये सबसे लंबा समुद्री पुल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्ट हो गया, तो आप इसको क्या कर लोगे, वीवीआई में शामिल कर लोगे। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो अटल सेतु नहावा शेवा से जो है वो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसका अन्य नाम क्या है, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। क्या नाम है इसका, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अगर आपको अटल सेतु नहावा लिंक ना दे के क्या दे दे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक दे दे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका ये अन्य नाम है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है। कितना है, 21.8 किलोमीटर जो है इस समुद्री पुल की लंबाई है। ये मुंबई के में सेवरी को रायगढ़ जिले में नहावा शेवा से क्या करता है, तो जोड़ता है। आई बात समझ में, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। विद करेंट अफेयर्स में ना हमें थोड़ा सा क्या करना होता है, याद रखने की भी आवश्यकता होती है और समझने की भी आवश्यकता होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो करंट अफेयर्स आपका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अगली न्यूज़ है कंजाइंड सिल्वर लाइन। ये क्या है, तो तितली की एक नई प्रजाति है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ते और आपको मिल जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्या, तो कंजॉइंड सिल्वर लाइन क्या है। अब ये कुछ रेलवे लाइन जैसा लग रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप तो गलत करके आ जाओगे। इसलिए गलती से बचने के लिए हमें यहीं से क्या करना है, तो प्रिपेयर होके जाना है। तो ये क्या है, तो एक तितली की प्रजाति है, जिसके खोज किसके द्वारा किया गया, तो कर्नाटक के कोडागु जिले में इसकी खोज की गई। किसकी, तो कंजॉइंड सिल्वर लाइन की, जो कि एक तितली की क्या है, तो नई प्रजाति है। अब श्री कालाराम मंदिर ये चर्चा में था, ठीक है, इसलिए हमारे लिए जानना आवश्यक है कि कालाराम मंदिर जो है ये कहाँ है,
किस नदी के पास है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये कहाँ है कलाराम मंदिर, तो ये नासिक जिले में है। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। आपका काम क्या है कि आप इसके बारे में अदर फैक्ट्स देख लोगे और कॉपी में नोट करोगे कि गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है और किन किन राज्यों से बहते हुए कहाँ पे ड्रेन हो जाती है। इसका निर्माण जो है सरदार रंगराव ओधेकर द्वारा 1782 में किया गया था। देखिए, भारत की पहली महिला शिक्षिका को देखिएगा तो कौन थी, सावित्रीबाई फुले थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, सावित्रीबाई फुले थी। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, कब, तो 1848 में इन्होंने कहाँ पे, तो पुणे में लड़कियों के लिए पहला और स्वदेशी क्या किया था, तो स्कूल का निर्माण किया था। किनके द्वारा, तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। अब चलिए, इधर बहुत सांप्रदायिकता के बारे में जिक्र हो रहा था तो हमने एक आर्टिकल ले लिया वहां से। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 30 का क्लॉज 1। इसमें क्या जिक्र किया गया है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में। ठीक है, ये आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज याद होगा। कौन सा, आर्टिकल 30 का क्लॉज 1। देखिए, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क लगा दीजिए। क्या न्यूज़ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों के संरक्षण के लिए झारखंड में वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वल्चर रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो झारखंड में। और झारखंड में कहाँ, तो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा, वहाँ पे गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट क्या किया गया है, तो स्थापित किया गया है। अगर आप गिद्ध के बारे में देखो तो ये बड़े आकार के मुर्दाखोर पक्षी होते हैं। कैसे पक्षी होते हैं, तो मुर्दाखोर पक्षी होते हैं। उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इनका क्या होता है, तो निवास स्थल है। अगली न्यूज़ है कि स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंबई से गोवा जोड़ने वाली NH-66 पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड सेक्शन का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले यहाँ से क्या प्रश्न है कि NH-66 जो है वो किसको किसको जोड़ती है, तो मुंबई से गोवा को जोड़ती है। पहला प्रश्न क्या बन गया यहाँ से कि NH-66 जो है वो किसको किससे जोड़ती है, तो मुंबई को गोवा से जोड़ती है। और इस पे भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड सेक्शन का उद्घाटन किया गया। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसे, तो ये जो SSRT है ना, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे विकसित किया गया है BRO ने विकसित किया है। किसके सहयोग से, तो इस्पात मंत्रालय के सहयोग से BRO ने क्या किया इसे विकसित किया है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है पेंच टाइगर रिजर्व। ये भी चर्चा में रहा था, हालांकि बार बार ये बोलने से कोई फायदा नहीं है, सारे न्यूज ही चर्चा में थे जो यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बन चुका है। कौन, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बना है, तो कौन सा बना है, पेंच टाइगर रिजर्व। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दिया जाए तो आप क्या क्वेश्चन यहाँ से अराइज करोगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि बताइए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क कौन बना है, तो पेंच टाइगर रिजर्व। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इससे कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है पेंच टाइगर रिजर्व, आई थिंक मध्य प्रदेश में ये अवस्थित है। 1975 में इसको क्या किया गया, तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1975 में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो किसके लिए फेमस है, तो सागौन के पेड़ के लिए फेमस है।
आइए अब अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ है जेनोसाइड कन्वेंशन। ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है ना, इसको 1948 में अपनाया गया था। किस कन्वेंशन को? जेनोसाइड कन्वेंशन को। ये है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई ये पहली मानवाधिकार संधि है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो पहली मानवाधिकार संधि को अपनाया गया था 1948 में, वो क्या था? तो जेनोसाइड कन्वेंशन था। ओके, चलिए अगली न्यूज है कि ऑपरेशन अमृत। ये ऑपरेशन अमृत क्या है? तो केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया। एक बार देख लेना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है ना, रेयरली वही पूछे जाते हैं जो कि किसी सेना के द्वारा या फिर सेंट्रल लेवल पे चलाया जा रहा है। स्टेट लेवल वाला उतना मैटर नहीं करता। हाँ, बिहार में कुछ चलेगा तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब है वडनगर। ये वडनगर क्या है? तो गुजरात का एक प्राचीन जीवंत शहर है। वडनगर कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात का एक प्राचीन क्या है? तो जीवंत शहर है। और इसको किसके द्वारा खोजा गया है? तो आईआईटी खड़गपुर जो है उसके द्वारा इसको खोजा गया है। किसको? वडनगर को। अगर आप इसके बारे में देखो तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की किसमें शामिल है? तो अस्थायी सूची में शामिल है। क्या है? तो ये अस्थायी सूची में शामिल है किसकी? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में। कौन? तो वडनगर। ये क्या है? तो गुजरात का एक प्राचीन जीवंत शहर है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया। अब देखिए, एक कंट्री चर्चा में था जो कि अफ्रीकन कंट्री था। उस कंट्री का नाम है कार्बो वर्डे। ये कार्बो वर्डे चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये जो कंट्री है ना, वो पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त हो गया। क्या हो गया? पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त हो गया। अगर हम देखें कौन कौन से अफ्रीकन कंट्री है जो इस साल मलेरिया से मुक्त हुए हैं, तो उसमें है मॉरिशस, अल्जीरिया और कार्बो। क्या है? मॉरिशस, अल्जीरिया और कार्बो। अगली न्यूज़ है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। स्थापना 1875 में। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, 1875 में क्या हुआ था? और तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन? तो भारत मौसम विभाग जो है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगली न्यूज़ है कि भारत ने ना लिथियम के अन्वेषण और खनन के लिए समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? भारत ने लिथियम के अन्वेषण के लिए, ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम के अन्वेषण और खनन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह जो है काबिल की पहली लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना है। किसकी? तो काबिल की। अब ये काबिल के बारे में आप देखो, ठीक है, वो वाला काबिल नहीं, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है। कौन? काबिल। इसका गठन कब हुआ था? 2019 में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि भारत ने किस देश के साथ लिथियम के अन्वेषण और खनन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश सम्मिलित है? तो लिथियम ट्रायंगल में जो देश सम्मिलित है उनका नाम है अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन देश शामिल हैं? तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली शामिल है। और इसके सहित आप देखोगे ना, एंडीज पर्वतमाला जो है ना, वो भी लिथियम के लिए क्या है? तो यहाँ पर भी इसके भंडार अच्छे खासे पाए जाते हैं। एटॉमिक नंबर देखिएगा किसका? लिथियम का। तो 3 है। क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का? तो 3 है।
ठीक है। तिब्बती भूरे भालू को भारत में पहली बार कहाँ देखा गया? तो सिक्किम में देखा गया। ये जो भूरे भालू थे ना तिब्बत के, उसको भारत में कहाँ देखा जा रहा है? तो सिक्किम में देखा गया। अगर आप इसका वैज्ञानिक नाम देखो किसका, तो इस भूरे भालू का, तिब्बती भूरे भालू का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्सस आर्किटीस प्रीनोसस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कभी नहीं पूछेंगे, बस एक बार मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। अगली न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट, निपाह वायरस। क्या है? निपाह वायरस। ठीक है, आपसे करंट अफेयर्स में भी पूछ सकते हैं, आपसे साइंस में भी पूछ सकते हैं। ये क्या है? तो CHADOX1 निपाह बी नामक वैक्सीन जो है उसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इस वैक्सीन को तैयारी किया गया है। कौन से, किसके लिए वैक्सीन? तो निपाह वायरस के लिए। ये जो निपाह वायरस है ना, ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक बोले तो जानवर से ये क्या है? तो वायरस है। कौन? निपाह वायरस। अगली न्यूज है, मतलब टॉपिक है पुंगनूर गाय। ये पुंगनूर गाय चर्चा में था। ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आप देखोगे तो पुंगनूर गाय आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब अभ्यास अयुत्थाया। ठीक है, एक बार देख लीजिए, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच में क्या होता है? ये अभ्यास होता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक वाहन एक फास्टैग पहल, आपने देखा है ना, एक वाहन और एक फास्टैग पहल। इसके बारे में देखिए तो NHAI जो है, इसका एक वाहन एक फास्टैग अभियान जो है वो कब से लागू होगा? इस डेट को याद रखिएगा, 31 जनवरी 2024 से एक वाहन एक फास्टैग पहल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो कि किसकी पहल है? तो NHAI की पहल है। ऑटोमेटिक टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो फास्टैग होता है। आप देखते हो कि आप जब टोल टैक्स के पास जाते हो तो आपका क्या होता है? वो ऑटोमेटिक आपसे वो कट जाता है टोल टैक्स। ठीक है, तो किस पे काम करता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का यूज करके ये क्या होता है? तो काम करते हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने, जो हमारा क्या बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच है, उसने हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र को क्या किया है? तो स्थापित किया है। अब आपका काम है कि पहला, दूसरा, तीसरा देख लीजिए कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश है। ब्रू जनजाति, ब्रू जनजाति के बारे में देखिएगा तो ये जो ब्रू जनजाति है इसका अन्य नाम क्या है? तो रिहांग है। फिर से देखिए, ब्रू जनजाति जो है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम रिहांग है। और ये पूर्वोत्तर भारत का स्थानिक जनजाति है। कहाँ की स्थानिक जनजाति है ये? तो पूर्वोत्तर भारत की। अगर आप निवास स्थल देखोगे तो त्रिपुरा, मिजोरम और असम। कहाँ कहाँ? त्रिपुरा, मिजोरम और असम। इसका जो अन्य नाम है वो रिहांग है। अगर आप त्रिपुरा में देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से क्या है? तो कमजोर जनजातीय समूह है। कौन सी समूह? तो ब्रू जनजाति। कौन सी भाषा बोलते हैं ये? काबरू भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? काबरू। और कहाँ कहाँ निवास स्थल है इनका? तो इनका निवास स्थल जो है वो त्रिपुरा, मिजोरम और असम है। त्रिपुरा में ये विशेष रूप से कमजोर जाति के रूप में सूचीबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोची में, कोची कहाँ है? केरला, यहाँ पे इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन को स्थापना किया है। ठीक है, ये जो ग्राफीन है ना, ये कैसा होता है? षष्टकोणीय जालीनुमा संरचना। ठीक है, मैंने साइंस के भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिया है। जो ग्राफीन है वो कैसी संरचना का होता है? षष्टकोणीय जालीनुमा संरचना का होता है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो कोची, केरल में की गई है। किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए, गुरुवायूर मंदिर, गुरुवायूर मंदिर जो है इसके विषय में देखिएगा तो ये कहाँ है? तो केरला में है। इसका अन्य नाम क्या है? दक्षिण भारत का द्वार। दक्षिण भारत का द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत के द्वार के नाम से गुरुवायूर मंदिर जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो केरल में है। पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और आप एक और देखते होंगे
हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ का है, नागालैंड का। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए डिजीज एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिजीज एक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो WHO ने 2018 में डिजीज एक्स के कॉन्सेप्ट को लाया था। ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि अज्ञात जो बीमारी है ना, उसका पता लगाने के लिए WHO के द्वारा 2018 में डिजीज एक्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। तो बिल्कुल भी इसको दिमाग में रख लेना है कि डिजीज एक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो WHO ने इसको 2018 में अज्ञात रोग के पता को लगाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लागू किया था। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब है कि हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है, भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया, हांगकांग को, और इस तरीके से पीछे छोड़ते हुए भारत जो है विश्व का चौथा शेयर मार्केट बन गया है। ठीक है, मतलब आप देखो ना, यहाँ पे हर तीसरा बच्चा, हर दूसरा बच्चा क्या कहते हैं, मतलब बच्चा नहीं, ठीक है, हर दूसरे आदमी क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे, शेयर मार्केट में। तो फर्स्ट पे USA है, चाइना है और जापान है। हमने किसको पीछे छोड़ा है, तो हांगकांग को छोड़ के हम चौथे नंबर पे आ गए। मतलब USA, चाइना, जापान, उसके बाद इंडिया। अगर आप देखो तो जो शेयर मार्केट है वो उसको कौन कंट्रोल करता है, सेबी। ठीक है, 1992 के तहत सेबी जो है एक वैधानिक संस्था है। किसके तहत, 1992 के तहत सेबी जो है वो कैसी संस्था है, तो एक वैधानिक संस्था है। और RBI के बारे में देखिए, उसका कनेक्शन देखिए आप यहाँ से, तो ये सरकारी प्रतिभूति बाजार आदि को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। कौन, तो RBI। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई, 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। और ये रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसे देखिए, स्मार्ट, ये स्मार्ट क्या है, जिसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं, स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, स्मार्ट क्या है, तो स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने IEC और ISO के सहयोग से इसको क्या किया है, स्मार्ट को विकसित किया है। यह एक डिजिटल रूप से सक्षम मानक है जो मशीन एप्लीकेबल, रीडेबल और ट्रांसफरेबल है। ठीक है, किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इसको विकसित किया गया। चलिए इसे देखिएगा, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ये जो CEPI है, इसमें ना क्या हुआ है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए CEPI के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है। अब ये जो कोरोना आया ना, उसके बाद से हम भारत, हमारे जो देश भारत है, वो भी अलर्ट हो गए। ठीक है, और इस तरीके से वो कदम उठा रहे कि वैक्सीन के उत्पादन के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए वो किस में शामिल हो रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वो CEPI में शामिल हो रहे हैं। अगर आप CEPI के बारे में देखो तो इसकी स्थापना जो है वो 2017 में कहाँ हुआ था, तो दावोस में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ओस्लो में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, ओस्लो में। ये क्या करते हैं, ये संगठन जो है CEPI, ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं, ये संगठन एपिडेमिक और पेंडेमिक के खतरों के खिलाफ वैक्सीन तथा अन्य जैविक समाधानों के विकास में तेजी लाने के लिए वित्त प्रदान करते हैं। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कौन, CEPI। इसके वित्त पोषण से निपाह वायरस और लासा बुखार के खिलाफ वैक्सीन विकसित की गई है। तो आप याद रखना, CEPI के सहयोग के कारण ही कौन सा वायरस के खिलाफ वैक्सीन को तैयार किया गया है, तो निपाह वायरस, और एक कौन सा वायरस है, और एक आपका लासा बुखार के खिलाफ। अब है पैम्बे प्रभाव। देखिए पैम्बे प्रभाव क्या है, तो गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है।
पैम्बे प्रभाव क्या है, तो ये एक्चुअल में क्या है ना कि जो गर्म जल होता है ना वो ठंडे जल की अपेक्षा में जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब आप सोचोगे क्यों हो जाता है गर्म, हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए कि क्यों भाई ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल जो है वो जल्दी से जमता है, ठीक है, सॉरी जमता है, ठीक है। तो देखिएगा गर्म होने पर जल में जो हाइड्रोजन बंद होता है ना वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे जल के अणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इससे जल में ऊर्जा की हानि होती है, जिसके कारण यह तेजी से जमने लगता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बंद क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल जो है वो जल्दी से क्या हो जाता है, जम जाता है। और इसी को हम क्या टर्म देते हैं, तो पैम्बे प्रभाव टर्म देते हैं, मतलब बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसके विषय में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सरकार ने 2021 में घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष हम 23 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे, तो पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को और भारतीय संस्थान को ही दिया जा सकता है। आई बात समझ में, ठीक है, मतलब केवल भारतीय नागरिक को और भारतीय संस्थान को ही दिया जा सकता है। इस बार किसको मिला है, तो यूपी के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। अब जोम्बी वायरस को और एक और वायरस बोलते, क्या बोलते हैं, मेथ्यूसेलाह वायरस। ये जो मेथ्यूसेलाह वायरस है ये किसका अन्य नाम है, तो जोम्बी वायरस का। आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से जोम्बी वायरस का संक्रमण फैल सकता है। किसके पिघलने से, तो आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ये जो जोम्बी वायरस है इसका जो है इसका संक्रमण क्या हो सकता है, तो फैल सकता है। आइए देखते हैं आगे कि भूमि का वह हिस्सा परमाफ्रॉस्ट कहलाता है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम तापमान पर पूर्णतः जम जाए। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये परमाफ्रॉस्ट है। आई बात समझ में, परमाफ्रॉस्ट क्या कहलाता है, भूमि का वो हिस्सा जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम पर क्या हो, उससे कम तापमान पर पूर्णतः जम जाए, तो इसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में देखिए तो स्विट्जरलैंड चर्चा में था, इसकी राजधानी कहाँ है, बर्न। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि स्विट्जरलैंड और भारत 16 वर्षों तक चली वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर आम सहमति पर क्या हो गए हैं, तो पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के अब सीमावर्ती देश देखिए, यही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। दक्षिण में इटली, उत्तर में जर्मनी, पश्चिम में फ्रांस और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और लिंकेस्टाइन। ठीक है, क्या क्या है वो फिर से देख लीजिए ताकि याद हो जाए। दक्षिण में इटली, उत्तर में जर्मनी, किसके, स्विट्जरलैंड के, पश्चिम में फ्रांस और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और लिंकेस्टाइन जो है ये जो है स्विट्जरलैंड के क्या है, तो सीमावर्ती देश है। ठीक है, आर्टिकल 243 का एच, ये क्या है, तो पंचायती राज संस्थानों को कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने, एकत्र करने और आवंटित करने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 243 का क्लॉज एच है वो क्या करता है, पंचायतों को टैक्स लगाने का और जो एकत्र करने का क्या करता है, अधिकार देता है। अगली न्यूज़ है कि कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस परियोजना के लिए कोल इंडिया का किसके साथ संयुक्त समझौता है, तो गेल के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाने के लिए क्या किया गया है ना, कि कोल इंडिया और गेल ने संयुक्त उद्यम का विकास किया है। और इसकी स्थापना कहाँ पे करेंगे वो लोग, वर्धमान में करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दूसरा है कि कोयले से
अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए कोल इंडिया और भेल का संयुक्त उद्यम है। वहां पे क्या था, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस कोयले से, तो किसके साथ कर रहे थे, कोल इंडिया जो है वो गेल के साथ कर रहा था। यहाँ पे कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए कोल इंडिया जो है किसके साथ ये कर रहा है, तो भेल के साथ कर रहा है। ये कहाँ स्थापित करेंगे, तो झारसुगुड़ा, जो कि कहाँ है, तो ओडिशा में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 जनवरी को। पहली बार कब इसका स्टार्ट किया गया था, 2008 से प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ फैक्ट्स को देखिएगा, तो देखिए 24 जनवरी को ही 1966 में इंदिरा गांधी जी जो हैं वो भारत की पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने 1966 में 24 जनवरी के दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। और 22 जनवरी 2015 को एक योजना प्रारंभ किया गया। उस योजना का नाम क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब, 2015 में 22 जनवरी को ही। अब ऑपरेशन सर्वशक्ति, अब देखते हैं भाई ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है। तो इसको स्टार्ट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। उद्देश्य क्या था ऑपरेशन सर्वशक्ति को स्टार्ट करने का, तो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के मंसूबों को जवाब देना। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था ना, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे थे, तो इसके खिलाफ पाकिस्तान के मंसूबों को जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। इससे भी पहले एक ऑपरेशन चलाया गया था 2003 में, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन सर्वविनाश। ये भी भारतीय सेना के द्वारा 2003 में चलाया गया था। उद्देश्य क्या था, तो सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों से निपटान के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधि बढ़ाई जा रही थी उससे निपटाने के लिए, उसको जवाब देने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था। और ऑपरेशन सर्वविनाश किया है 2003 में, जो सीमा पार घुसपैठ है उनका विनाश करने के लिए, उनसे निपटने के लिए ऑपरेशन सर्वविनाश चलाया गया। अब संपिंड विवाह, ये संपिंड विवाह क्या है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 5 है, याद रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 5 है उसकी वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। यह धारा जो है वो क्या करता है, संपिंड विवाह को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, क्या करता है, संपिंड विवाह को प्रतिबंधित करता है कि 5 जनरेशन तक क्या करना है आपको, शादी, 5 जनरेशन तक में आपको शादी नहीं करनी है। अब अभ्यास डिजर्ट नाइट, ये जो अभ्यास डिजर्ट नाइट है ना, ये किसके द्वारा आयोजन हुआ, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास डिजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। शामिल कौन कौन हुए, फ्रांसीसी वायुसेना, अंतरिक्ष बल, यूएई की वायुसेना जो है इसमें क्या हुई थी, शामिल हुई थी। अब देखिए अगला जो टॉपिक आपको दिख रहा है, यही क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, विक्टोरिया झील के बारे में। ये अफ्रीका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। और इसके बारे में आप देखो, नील नदी का उद्गम है, मतलब नील नदी कहाँ से उद्गम होती है, तो ये होती है विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील अफ्रीका में ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील के बेसिन में केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी क्या करते हैं, साझा करते हैं। यही क्वेश्चन था। ठीक है, इस झील के बेसिन केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी क्या करते हैं, साझा करते हैं। वो स्टेटमेंट के फॉर्म पे ही क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम भी। इसे लगभग 80% जल वर्षा से प्राप्त होते हैं। जो विक्टोरिया झील है ना, उसमें ना 80% जो जल है ना वो कहाँ से आते हैं, तो वर्षा से आते हैं। अभी जियांग यांग होंग 03 क्या है,
एक लाइन में इसको याद रखना, ये चीन का एक अनुसंधान जहाज है। क्या है? जियांग यांग होंग 03 क्या है? तो चीन का ये एक अनुसंधान जहाज है। फिर से एक बार देखिए इसको, क्या है? जियांग यांग होंग 3 क्या है? तो चीन का एक अनुसंधान जहाज है। 75वीं गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे। अगर आप देखो आगे तो 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर फॉर इनोवेशन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ष को इंडिया फ्रांस ईयर फॉर इनोवेशन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 2026 होगा। एफिल टावर से फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोले तो यूपीआई का परिचालन आरंभ किया गया। कहाँ से आरंभ किया गया यूपीआई का परिचालन? तो एफिल टावर से। आगे देखिएगा कि यूएसए में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार किस गैस का उपयोग किया गया? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। कहाँ पे? यूएसए में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार किस गैस का यूज किया गया? तो नाइट्रोजन गैस का यूज किया गया। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है? तो 78%। आगे देखिएगा, आगे है कूटिया कोंड जनजाति। हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था ब्रू जनजाति। एक बार रिकॉल करते हैं उसको ताकि हमारा जो है टाइम का यूटिलाइज हो जाए अच्छे से। ब्रू जनजाति जो है उसका अन्य नाम किया है रिहांग जनजाति। ये मुख्य रूप से ना पूर्वोत्तर भारत की ओर पाए जाते हैं, जैसे त्रिपुरा में, असम में और मिजोरम में। त्रिपुरा में खासतौर से विशेष रूप से कमजोर जाति के रूप में सूचीबद्ध है। आई बात समझ में? ठीक है। अब आगे हैं कोटिया कोंड जनजाति ओडिशा का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, पीवीटीजी है। वर्तमान में भारत में 75 जनजातियों को पीवीटीजीएस का दर्जा प्राप्त है। कितने जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो 75। अगर आप परिवार को देखो तो इनका परिवार जो होता है अधिकतर एकल होगा और कैसा होगा? पितृसत्तात्मक होगा। कैसा? एकल परिवार होगा और पितृसत्तात्मक होगा। ये प्रकृति की पूजा करते हैं और ये भैंस बलि अनुष्ठान करते हैं। मतलब किसका बलि चढ़ाते हैं? तो भैंस की बलि चढ़ाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है केडू कहा जाता है। क्या? तो केडू कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि स्लैश एंड वन कृषि क्या करते हैं? ये लोग करते हैं। तो कोटिया कोंड जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो ओडिशा की जनजाति है। अब है चक्रवात किरीली। चक्रवात किरीली के बारे में देखो तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और ऑस्ट्रेलिया में ये क्या हुआ था? तो लैंडफॉल हुआ था। बस इतना याद रखिएगा कहाँ पे लैंडफॉल हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में लैंडफॉल हुआ था। कौन सा चक्रवात? चक्रवात किरीली। अब देखिए अगला टॉपिक है स्टीड फास्ट डिफेंडर। स्टीड फास्ट डिफेंडर क्या है? तो नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है। किसने? नाटो ने। क्या शुरू किया है? तो शीत युद्ध। आप जानते हो ना कि 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? जो हमारा पूरा विश्व है वो दो ध्रुवों में बट गया था। एक यूएसए और एक यूएसएसआर। मतलब विचारधाराओं का युद्ध था। एक पूंजीवाद को फेवर कर रहा था, दूसरा समाजवाद को फेवर कर रहा था। तो आप देखना कि इसी होड़ में नाटो की भी स्थापना की गई थी 1949 में यूएसए के द्वारा। तो अभी आप देखिए नाटो में एक 30वां मेंबर, 30वें से स्टार्ट करते, 30वां मेंबर उत्तरी मैसिडोनिया। ठीक है, तो इस टाइप से शामिल हुआ। ठीक है, 31वां फिनलैंड तो 32वां स्वीडन है। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ कि नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर क्या किया, जिसका आयोजन किया। मतलब इसको शुरू करने का मतलब है कि नाटो की प्रासंगिकता आपको दिख रही होगी, क्योंकि लगातार मेंबर का शामिल होना इसमें और फिर इसका सैन्य अभ्यास का भी आयोजन करना, ये इसकी प्रासंगिकता को क्या कर रहा है? तो दिखा रहा है। दुनिया में पहली बार सफ़ेद गैंडे के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
गर्भाधान से नॉर्दर्न व्हाइट राइनो उप प्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई है। ये क्या है, तो ये प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना है कि मेंस में लिखने में आपको हेल्पफुल होगा कि अब केवल 2 नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बचे थे, वो भी केवल मादा है, तो IVF के थ्रू किया है, तो इसको आगे बढ़ाने का तरीका सोचा गया है। अब देखिए आगे कि संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जो परियोजना के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले तथा मध्य प्रदेश और मालवा और चंबल क्षेत्र में पेयजल व औद्योगिक जल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, इस टर्म को समझिए, डिफॉल्ट बेल। ये डिफॉल्ट बेल क्या होता है, तो डिफॉल्ट बेल जो है ना, ये बाध्यकारी और वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये बाध्यकारी क्या होता है, जमानत होता है। कौन, डिफॉल्ट बेल। इसमें ये क्या है, तो CRPC की धारा 167 की क्लॉज 2 के तहत प्रदान की जाती है। क्या, तो डिफॉल्ट बेल जो है वो CRPC की 167 की क्लॉज 2 के तहत इसको प्रदान किया जाता है। लाफिंग गर्ल के बारे में देखिए। लाफिंग गर्ल नाम से क्या लग रहा है, कोई गर्ल होगी, लेकिन नहीं, एक पक्षी है ये। उत्तरी अमेरिका के एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गर्ल को पहली बार केरल के कासरगोड जिले के चितारी मुहाने में देखा गया। इसको छोड़ दीजिए, बस केरल याद रखिए। केरल में ना पहली बार उत्तरी अमेरिका की एक प्रवासी पक्षी जो है जिसका नाम है लाफिंग गर्ल, उसको देखा गया। ये IUCN के लिस्ट कंसर्न में क्या है, तो शामिल है। इकोवास, ठीक है, इकोवास बोले तो पश्चिमी अफ्रीका देशों का आर्थिक समुदाय है। ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि बुर्किना फासो, माली, नाइजर ने क्या कहा है कि हम इकोवास से बाहर जाएंगे, मतलब इकोवास में हम नहीं रहेंगे, इस समूह से हम बाहर निकलना चाहते हैं। इकोवास की स्थापना कब हुई थी, 1975 में लागोस की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है अबूजा, नाइजीरिया में है। सदा तंसिक अभ्यास किसके किसके मध्य, इंडिया और UAE के मध्य जो है सदा तंसिक अभ्यास का आयोजन होता है। ई डंक डिस्प्ले, ये देखिए कितना अच्छा सा ये टर्म है। ई डंक डिस्प्ले क्या है, एक स्क्रीन है। क्या है, एक स्क्रीन है। एक्चुअल में क्या है ना कि ये स्क्रीन जो है कागज पे लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने और लिखने जैसा एहसास प्रदान करता है। ये तो स्क्रीन है ना, जैसे हम कागज पे जो लिखते हैं ना और पढ़ते हैं, वैसा एहसास आपको इसमें मिलेगा। किसमें, तो ई डंक डिस्प्ले में। इसका अन्य नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले। क्या नाम है इसका अन्य, इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले जो है इसका अन्य नाम है। अब है एस्ट्रोसैट। ये एस्ट्रोसैट क्या है, तो अंतरिक्ष में स्थित भारतीय वेधशाला है। एस्ट्रोसैट क्या है, हाल ही में न्यूज में देखा गया एक कीवर्ड। एस्ट्रोसैट क्या है, तो अंतरिक्ष में स्थापित भारतीय वेधशाला है। इसने सिग्रस X1 ब्लैक होल से उत्सर्जित एक्सरे पोलराइजेशन को पहली बार मापा है। किसने, तो एस्ट्रोसैट ने मापा है। किसको, जो ब्लैक होल से उत्सर्जित एक्सरे पोलराइजेशन है ना, उसको पहली बार किसने मापा है, तो एस्ट्रोसैट ने मापा है, जो कि अंतरिक्ष में स्थापित भारत का एक वेधशाला है। ये जो सिग्रस X1 है ना, ये एक्चुअल में क्या है, तो मिल्की वे जो आकाश गंगा में सबसे पहले पुष्टि किए गए ब्लैक होल तंत्रों में से क्या है, तो एक है। ये भी इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है। क्या, तो सिग्रस X1 क्या है, तो मिल्की वे आकाश गंगा में सबसे पहले पुष्टि किया गया ब्लैक होल तंत्रों में से एक है। क्या, तो सिग्रस X1। ये जो एस्ट्रोसैट है ना, इसे 2015 में, कब, 2015 में इसरो ने PSLV C30 से प्रक्षेपित किया था। किससे, PSLV C30 से इसरो के द्वारा 2015 में एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया। ये खगोल विज्ञान अध्ययन के प्रति समर्पित भारत का पहला मिशन था। यह बहुतरंगदैर्घ्य आधारित क्या है, तो अंतरिक्ष वेधशाला है।
अब देखिए WHO ने पहली बार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने में प्रगति के लिए देशों को पुरस्कृत किया है। मतलब जो देश ना ट्रांस फैट को कम कर रहे हैं उनको WHO के द्वारा क्या किया गया, तो पुरस्कृत किया गया। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इसको देख के ना जो देश ट्रांस फैट को मतलब कम नहीं कर रहे थे अभी तक उत्पाद में, वो उसको क्या करेंगे, देख के कम करेंगे, मोटिवेट होके कम करेंगे, और इससे जो कोलेस्ट्रॉल नामक बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, वो क्या होगा, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड जैसे देश को पहली बार सत्यापन पत्र दिया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। फसाई ने पैकेजिंग पर न्यूट्रिशन लेबल पर TFA ट्रांस फैट जो है उसकी मात्रा घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। अब आप देखो कोई भी पैकेट लोगे ना तो उस पर लिखा रहता है पीछे कि इसमें कितनी मात्रा में ट्रांस फैट है, क्योंकि इसको जो है फसाई के द्वारा अनिवार्य किया गया है। WHO ने विश्व को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के लिए रणनीति अपनाई है जिसका नाम है रिप्लेस। ये रिप्लेस क्या है? तो ट्रांस फैट बनाने के लिए विश्व को WHO के द्वारा एक नीति अपनाया गया जिसका नाम क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस बोलने का मतलब RE फॉर रिव्यू, ठीक है, P फॉर प्रोमोट, L फॉर लेजिस्लेट, A फॉर एसेस, C फॉर क्रिएट और E फॉर एनफोर्स। तो ये रिव्यू का क्या है? तो फुल फॉर्म है, जो कि WHO के द्वारा ट्रांस फैट को कम करने के लिए, ट्रांस फैट से मुक्त बनाने के लिए अपनाया गया। चलिए अब देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2024-25 के लिए भारत जो है वो मराठा सैन्य किलों का क्या करेगा? तो नामांकन करेगा। कौन? किसमें? तो यूनेस्को में। आप देखो इन किलों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया शीर्षक से किया जाएगा। किसमें? तो यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। यह किला जो है 2021 से जो विश्व विरासत स्थल है उससे उसकी अस्थायी सूची में क्या है? तो सम्मिलित है। अगर आप देखो हमारे भारत देश में तो 42 स्थल जो है वो इस सूची में क्या है? तो शामिल है। 34 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। चूंकि महाराष्ट्र के बारे में बात हो रहा है तो आइए हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र से कितने स्थल जो है वो इस सूची में सम्मिलित है। तो देखिएगा महाराष्ट्र से अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महारानी टर्मिनल्स, मुंबई की विक्टोरिया गोथिक, आर्ट डेको एंसेम्बल और प्राकृतिक में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र जो है वो सम्मिलित है। एक बार फिर से रुक के आप देख लीजिए 69th में ना पूछा गया था इस टाइप का एक क्वेश्चन कि कौन कौन जो है वो शामिल है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में कौन कौन सी साइट शामिल है, 69th में प्रश्न जो है पूछा गया था। चिनाब नदी। चिनाब नदी चर्चा में इसलिए था, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना के लिए चिनाब नदी के जल को मोड़ने में सफलता मिली है। किस परियोजना के लिए? तो रतले जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे ये है? तो जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। आप सभी को पता है ना कि 1960 में सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। किनके मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस संधि के तहत ब्यास, सतलज और रावी की जो नदी का पानी है वो कौन यूज करेगा? किसकी समझौते के अंतर्गत किसके पास था? तो भारत के पास था। कौन कौन से नदी का? सतलज, ब्यास और रावी। चलिए आज का अंतिम सा देखते हैं हम। आज का अंतिम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इस रिजर्व से एक बाघ भटक कर कहाँ चलाया? हरियाणा चलाया। ठीक है, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान के अलवर जिले में है। 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। किसे? सरिस्का टाइगर रिजर्व को। कहाँ है कि? राजस्थान के अलवर जिले में है। 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1979 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो आज हमारा यहीं तक रहेगा, फिर हम कल लेंगे। तो कल नेक्स्ट क्लास में आपको
50 से आगे का दिखाया जाएगा। मतलब अभी तक हमने कितने कर लिया, लास्ट क्लास में 35 किया था हमने, 85 हमने टॉपिक को देख लिया 2 क्लास में। तो ऐसे करके 5 क्लास में ना आपका जो 500 तक टॉपिक है 5 से 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हमने इसलिए रखा है क्योंकि लाइव में ना 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि आप लोग आते हो जाते हो तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन पे इफेक्ट पड़ता है, लगता है कि क्लास देखने में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो फिर लाइव आने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो जॉब में है तो वो लाइव आ नहीं पाते, तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना, हमें क्या करना है, बस आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना है कैसे भी करके, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको रिकॉर्डेड ही अवेलेबल करवाया जाए। तो आप लोग ना क्लास देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आप लोग को कैसा लगा, और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग पहली बार देखेंगे वो सेशन को, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। बाय सभी को।